नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। यूपी में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को नाप रही आम आदमी पार्टी यूपी पंचायत चुनाव में जोर शोर से उतर चुकी है। गुजरात नगर निकाय चुनाव में मिली बड़ी सफलता के बाद अब पार्टी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भी परिणाम अच्छे रहे तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसी कड़ी में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत बीडीसी सदस्य और प्रधान पदों के लिए 500 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बड़ी बात यह है कि इनमें कई प्रत्याशी सांसद और विधायक के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पार्टी प्रत्याशी के नामों की घोषणा करते हुए सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिलों में एक ही केवल खिड़की है जो पंचायत के फॉर्म में मिल रहे हैं। सत्ताधारी लोग बैक डोर से फार्म ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को फार्म नहीं मिल पा रहा है। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि मात्र 5 दिन प्रचार के लिए मिल रहे हैं और 11 अप्रैल को सिंबल मिलेगा और 17 अप्रैल को प्रचार बंद हो जाएगा। ये एक ऐसा पहला चुनाव होगा जिनमें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को केवल 5 दिन ही मिल पाएगा। संजय सिंह ने गरीब प्रत्याशियों का हवाला देते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। में हाई कोर्ट की फटकार के बाद 2015 को बेस मान के आरक्षण किया गया और उसके कारण से सारी जो हमारी सूची तय की गई थी वो सब कुछ परिवर्तित हो गई। जो कैंडिडेट्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए थे वो परिवर्तित हो गए और फिर से एक बार कवायद करनी पड़ी, फिर से एक बार मशक्क़त करनी पड़ी। सारे कार्यकर्ता फिर से जुटे, उन्होंने प्रयास किया और अब 500 कैंडिडेट की पहली सूची आम आदमी पार्टी आज जारी करने जा रही है। जिला पंचायत चुनाव में लगभग 3000 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लगभग सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें। में हाई कोर्ट तो वहीं यूपी के गैंगस्टर और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी यहां रोपड़ की जेल में बंद है और 6 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का आदेश भी दिया था, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को पुलिस रोपड़ जेल से मोहाली लेकर पहुंची। साथ ही यूपी पुलिस भी मुख्तार को यूपी लाने के लिए पंजाब पहुंची थी, मगर यूपी पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आपको बता दें, इस दरमियान स्थानीय कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल तय करते हुए अंसारी को फिर से रोपड़ जेल भेज दिया है। आपको बताते चले, इस दरमियान इससे पहले पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश की पुलिस 8 बार पंजाब आई और खाली हाथ ही वापस लौटी है। लेकिन अब उम्मीद ये है कि शायद 12 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को वापस लाया जाएगा। तो वहीं लखनऊ में ट्रैफिक और नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से प्राइवेट क्रेन ठेकेदार मनमानी और दबंगई कर रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक विभाग और नगर निगम प्राइवेट टेंडर के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर धन उगाही का काम कर रहे हैं। आलम यह है कि धन उगाही करने वाले प्राइवेट ठेकेदार एक ट्रैक्टर को ही टो क्रेन बना दिया और बिना नंबर के ट्रैक्टर पर अवैध पार्किंग की और बाइकों को टांग कर ले जा रहे हैं, वो भी बिना ट्रैफिक पुलिस के। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बिना मास्क पहने हुए लोगों के चालान काटने के बजाय उनकी बाइकों को उठाया जा रहा है। लोगों से प्राइवेट ठेकेदार मोटा पैसा वसूल रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कुंभ मेले में आयोजन को लेकर मुख्य सचिव द्वारा एसओपी के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इस दरमियान 1 अप्रैल 2021 को कुंभ मेले की एसओपी जारी होगी, यानी कि कल। एसओपी के अनुसार 65 साल से ऊपर और 10 साल तक के नीचे बच्चों और साथ ही साथ गर्भवती महिला को महाकुंभ मेले में न आने की एडवाइजरी भी जारी की गई है और साथ ही 72 घंटे पहले ही कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की भी एसओपी के दरमियान बात कही गई।
तो 72 घंटे पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि कल एसओपी जारी की जाएगी और एसओपी में 65 साल से ज्यादा उम्र वाले जो बुजुर्ग हैं वो नहीं आ पाएंगे। साथ ही गर्भवती महिलाएं, 10 साल के उम्र के कम बच्चे भी इस कुंभ मेले में इस बारी नहीं आ पाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में साफ सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है, जिससे साधु संतों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संतों ने महाकुंभ का आगाज पहले ही कर दिया और कई अखाड़ों की धर्म ध्वजा और पेशवाई भी निकाली जा चुकी है। इसके साथ ही सन्यासी अखाड़े ने शिवरात्रि का शाही स्नान भी कर लिया है, बावजूद इसके कि कुंभ नगरी में सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद स्वामी महाराज ने कहा है कि दूसरे शहरों में आम दिनों से यहां से अच्छी सफाई रहती है और धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ को अनाथ की तरह छोड़ दिया गया है। सामान्य दिनों में भी दूसरे शहरों में अच्छी सफाई रहती है, यहाँ अनाथ की तरह कुंभ को छोड़ दिया गया है। न एक नाली साफ है और सारे कॉलोनियों के नालियों को खोल दिया गया है। सारे पाइपलाइन अब बिछना शुरू हो रहे हैं। न रोड है कहीं जाने के लिए, एक सफाई कर्मचारी नहीं है, नहीं कूड़ेदान भी एक जगह नहीं है और न टॉयलेट है कहीं। मेला क्षेत्र तो पूरा भूपत वाला भी है ना, आश्रमों के आसपास बाहर में टॉयलेट महिलाएं कर रही हैं, कहीं एक टॉयलेट का डब्बा नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये सिर्फ एसओपी जारी करते हैं बस, और एसओपी के लिए तो हम कह रहे हैं कि कोरोना है तो बचाव करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा मज़ेदार चुटकुला बन गया है कि जिसको कोरोना से बचना है जहाँ वहाँ इलेक्शन में चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, आप दूसरे उसमें चले जाइए, वहाँ कोरोना नहीं होता। वो सारा कोरोना कुंभ के लिए है। सामान्य दिनों में भी दूसरे शहरों में अच्छी सफाई रहती है, यहाँ अनाथ किलोमीटर का सफर तय करके रुड़की पहुंची कुंभ संदेश यात्रा के आयोजकों ने बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कुंभ संदेश यात्रा के उद्देश्य के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों से लेकर देवालयों और तीनों महाकुंभ स्थानों से कुंभ संदेश यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे रुड़की पहुंच चुका है। कन्याकुमारी से हरिद्वार तक 40 दिनों में 7000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये कुंभ संदेश यात्रा रथगाड़ियों से चलते हुए 24 मार्च को दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद पैदल चलते हुए आज ये यात्रा रुड़की पहुंच गई है। इस यात्रा का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से भारत सहित पूरी दुनिया को परिचित कराना है और सदियों से चली आ रही कुंभ परंपरा को दुनिया के सामने लाकर भारत का गौरव बढ़ाना है। कुंभ मेला अभी हरिद्वार में चल रहा है। हमारा मुद्दा है कुंभ मेला में उतना ही नहीं है और ज़्यादा है, और क्या है, एक्सचेंज सेंटर है नॉलेज का, ये एक मुद्दा है। दूसरा हमारा है ये परिवार बिगड़ रहा है, संयुक्त परिवार का भी हमारा एक विचार है, ग्रामीण विकास का भी एक हमारा विचार है, और अपना आहार पद्धति जो है बिगड़ रहा है, पूरा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, उसको रोकना चाहिए, वो भी हमारा विचार है। और एक मुद्दा हमारा सरकार से हम पूछ रहे हैं, अभी 75 साल का अपना आज़ादी हो रहा है, 75 साल के बाद भी हम इंग्लिश का कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड का कैलेंडर है तो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना कैलेंडर अपने को इस्तेमाल होना चाहिए। अपना कैलेंडर अपना ऑफिशियली डिक्लेयर होना है, अपना कैलेंडर यूज़ करना है। तो वहीं रुड़की के हरिद्वार में महाकुंभ 2021 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रशासन का सहयोग रहेगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी संघ प्रचारक नरेश कुमार विकल्प ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। बताते चले कि यातायात व्यवस्था में सहयोग करने के लिए स्वयंसेवक आधार शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जहां 7 से लेकर 15 अप्रैल तक शासन और प्रशासन का सहयोग करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। तो वहीं इस शिविर में 1500 स्वयंसेवक सेवाएं भी देते हुए नजर आएंगे। एशिया पोस्ट सर्वे में देश के 50 लोकप्रिय एसएसपी में उत्तराखंड के 3 एसएसपी को जगह मिली है। फेम इंडिया मैगजीन में टिहरी एसएसपी
तृप्ति भट्ट को भी शामिल किया गया है और इसके साथ ही हरिद्वार के एसएसपी कृष्णा राजे, सेंथिल अब्दई और नैनीताल के एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी सर्वे के 12 मापदंडों के आधार पर 50 एसएसपी के टॉप सूची में जगह बना चुके हैं। आपको बता दें कि 12 मापदंडों में क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, पीपुल्स फ्रेंडली दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेह कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, सजगता और व्यवहार कुशलता आदि शामिल है। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा है कि देश के 50 लोकप्रिय एसएसपी में उनका नाम शामिल होने से अब उनका नैतिक दायित्व और भी बढ़ गया है और वे हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो पूरे देश के जो सूची जारी हुई है फेम इंडिया के द्वारा, उसमें जो 3 नाम उत्तराखंड पुलिस से हैं, तो ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और हम सभी की पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में एक बेहतर पुलिसिंग हम पूरे प्रदेश में एक बेहतर टीम स्पिरिट के साथ, और आने वाले समय में जो नए नए चैलेंजेस हैं पुलिस के समक्ष, चाहे साइबर क्राइम के हों, चाहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के हों, चाहे हमारे अवैध शराब और ड्रग्स के खिलाफ लगातार पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें पूरी उम्मीद रहेगी हमारी कि लगातार हम इन्फोर्समेंट अपना स्ट्रांग रखें और आगामी कुंभ और चारधाम यात्रा को भी सकुशल संपादित करना हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक ली है। आपको बता दें, मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को 2 दिन तक मंत्रियों के साथ 1 to 1 चर्चा किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा है कि मंत्रियों से विभागीय जानकारी, भविष्य के रोड मैप, डिलीवरी मैकेनिज्म जैसे विषयों पर भी वो आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। सीएम ने मंत्रियों से यह भी कहा कि वो जुलाई में अपने विभाग को अच्छे से समझ लें और फिर अपना एक टारगेट भी सेट करें। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लॉकडाउन लगाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका के तर्ज पर कारों में ही सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें पेशेंट की तो छुट्टी रहती ही है और साथ ही साथ टेक्नीशियन भी अपनी सेफ्टी में रहता है, जो कि मरीज और लैबकर्मी दोनों के लिए एक सुरक्षित है। आपको बता दें, ये कॉन्सेप्ट विदेशों के साथ देश के बड़े महानगरों में भी चल रहा है। दरअसल ये फैसला 2 हफ्तों में पेशेंट लोड बढ़ने के कारण लिया गया। बताते चले, घर से सैंपल कलेक्ट करने में देरी होती है, इसलिए लोगों को कारों में बैठकर सेंटर पर आना ज्यादा पसंद है, जिसके कारण इंदौर के रेसकोर्स रोड पर कारों की लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली पहुंचे हैं। आपको बता दें, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। बताते चले, इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने माता विरासिनी के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने अपने प्रवास के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कुछ दिशा निर्देश भी लागू किए हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सोच को साकार करने के लिए वो प्रदेश के सभी पावर पॉइंट व सब स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कम लागत पर अधिक विद्युत पैदा हो, जिससे उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिले। यह प्रदेश सरकार की सोच है। देखिए, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत स्पष्ट सोच है कि आम उपभोक्ता को बिना बाधा के बिजली मिले, और उसके लिए मेरा दायित्व बनता है कि समय समय पर उन विद्युत इकाइयों का, सब स्टेशनों का जानकारी लूँ, उसमें क्या चल रहा है, खर्चे कैसे कम हों, जिससे उत्पादन पे खर्चे कम होंगे तो बिजली की दर कम बढ़ेगी। इन सब चीज़ों के कारण मैं आज बिरसिंहपुर में उस प्लांट का निरीक्षण करने आया हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में राखड़ ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रदेश के ऊर्जा मंत्री
प्रद्युम्न सिंह तोमर को पाली प्रवास दौरान मुलाकात करते हुए ज्ञापन पत्र सौंपा है। आपको बता दें, ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि मिश्रा ने ज्ञापन पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश के पावर प्लांटों से सीमेंट फैक्ट्रियों में ओवरलोड राखड़ परिवहन किया जाता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। तो वहीं इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ओवरलोडिंग राखड़ परिवहन पूरे प्रदेश में बंद हो। चचाई पावर प्लांट, जेतहरी मोजरबिहार पावर प्लांट से अंडरलोड का परिवहन हो रहा है, जबकि समूचे विंध्य से ही माना जाए सतना क्षेत्र से भी अंडरलोड परिवहन किया जा रहा है। तो झाबुआ पावर प्लांट फिर इससे क्यों अछूता है? क्योंकि झाबुआ पावर प्लांट के द्वारा अभी भी फुल ओवरलोड दिया जा रहा है, जिससे हम लोग को दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ से जब ओवरलोड परिवहन हो रहा है और हम लोग यहाँ से अंडरलोड परिवहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो अंडरलोड परिवहन कर रहे हैं उन पे ये दबाव आ रहा है कि ओवरलोड परिवहन के द्वारा ओवरलोड परिवहन हो रहा है, जिससे हम लोगों को अंडरलोड चलने के कारण रेट में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मीना सिंह जी मंत्री जी से यह निवेदन किए कि ओवरलोड परिवहन पूर्णतः पूरे प्रदेश में बंद होना चाहिए और इसको लेकर झाबुआ में होली के दूसरे दिन आयोजित किए जाने वाले आयोजन में आदिवासी समुदाय की अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। आपको बता दें, धुलेंडी वाले दिन आदिवासी अंचलों में गल बाबा की मनौती को पूरा करने का दिन होता है। इस दिन आदिवासी परिवार अपनी मन्नत के पूरा होने का धन्यवाद अनोखे ढंग से करते हैं। महिलाएं धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलती है, तो वहीं पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष कई फीट ऊपर कमर में रस्सी बांधकर हवा में झूलते हैं। मन्नत उतारने की इस परंपरा को गलचूल कहा जाता है और देवता को गल बाबा कहा जाता है। पर ग्राम का ये गल है और ये हमारे आदिवासी की परंपरा है और ये मन्नत लेके गल पे छोड़ते हैं क्या, और ये मन्नत उतरती हो और कोई भी बीमार हो जाता तो ये मन्नत लेके चढ़ते हैं क्या। ये मतलब ये रीति रिवाज है आदिवासी। हमारा सारा बीमार हो गया था, तो बीमारी में मैं डॉक्टर करे, डॉक्टर से नहीं सुधरो और बड़वा करे, बड़वा से नहीं सुधरो। तो मैंने गढ़ बाबा जी की मानता रखी, बाबी होली की मानता रखी। तो मानता रखी ने पास हमारा सूरज आज सामने खड़ा हो गया, तो इसलिए हमारा बाबू गढ़ परवाने तैयारी से गढ़ पर ऊपर घुमाएंगे, यहाँ कमर में लटका के फिर घुमाएंगे। तो मेरे को वहाँ मानता एक बकरा लगता है, बकरा की मानता ली, उससे हमारा परिवार सही हो गया। मेरा आदमी ये सूट बनाते हैं, यूँ के कुछ भी मानता रहती है, कोई मानता का कोई लाभ मिल जाता है उसको, इसलिए यहाँ घूमते रहते हैं। ये के वर्षों से बनी हुई है, आज से नहीं है, शुरू स्टार्ट में जब से ये भूमि जमीन निकाली थी, जब से ये होली और सूल है। हाँ, 11 में निकलते हैं, 11 में निकलते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के रेपुरा में एक दर्जन से अधिक कौवों की अचानक मौत हो गई। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में दहशत व्याप्त है। वहीं स्थानीय सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि सुबह लोगों ने रेपुरा दरबार के बंगाल स्थित लीची बागान में कौवों का अधिक शोर सुनाई दिया, जिसके बाद वहां लोगों ने पहुंचकर देखा कि आधा दर्जन से अधिक कौवे छटपटा रहे थे और अपना दम तोड़ रहे थे। वहीं इस खबर के आसपास के क्षेत्रों में फैलने के बाद लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ गई। लोगों में कौवों की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले की जानकारी विभाग को दी गई थी, जिसके बाद किसी भी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। सुबह 3 बजे भोर से कौवा की बोलने की आवाज़ हमको सुनाई दे रही थी, तो हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची के गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौवा तब छटपटा के मर रहा है और कौवा सब उसी जगह चिल्ला रहा है। धीरे धीरे सब फड़फड़ा के 10-12 कौवा मेरे सामने में मर गए। इसकी सूचना वन विभाग को दिए हैं? अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन मैं दे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां सीएससी में घात लगाए दबंगों ने घायल 2 युवकों के साथ मारपीट की है। आपको बता दें, दबंगों की पिटाई से घायल युवक पुलिस के साथ मेडिकल कराने सीएससी पहुंचा था।
बताते चले दबंगों की इस दबंगई का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बताया जा रहा है कि राहगीरों की मदद से घायल युवक को दबंगों के चंगुल से मुक्त कराया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं आगरा में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 3 युवकों ने महिला के पति के सामने ही उसका गैंगरेप किया। महिला का आरोप है कि 3 युवकों ने उसे झलेसर जंगल में ले जाकर उसके पति के सामने गैंगरेप जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया है और साथ ही लूट भी की गई है। महिला ने इत्मादापुर थाने में 2 नामजद और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सर, ये जो एतमादपुर क्षेत्र में घटना हुई है, इसकी क्या घटना है सर? ये थाना क्षेत्र एतमादपुर में झरना नाला के पास से एक सूचना मिली है। इसमें एक लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें पीड़िता द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के उपरांत CRPC 164 के बयान लिए जाएंगे और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं संभल के गुन्नौर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें, परिजनों का आरोप है कि मामूली बीमारी के बाद झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी और फिर महिला ने दम तोड़ दिया। बताते चले, परिजनों ने अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा भी किया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत करवाकर मामला दर्ज किया और फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाबा, आप यहाँ हॉस्पिटल में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या क्यों कर रहे हैं? क्या ये ओमिका जो अस्पताल है का, इसमें हमारी लड़की इलाज को आई, इलाज को हम लेके आए तो इनने गलत कोई ऑपरेशन कर दो, ब्लड कैंसर फैल गो, अलीगढ़ मेडिकल में ले गए, जबरन ले गए, जाने 1-2 करना माने घर त्योहार मनाओ, सही है, और आगे बहुत सारे हाथ जोड़े। ब्लड की रिपोर्ट रहती। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां मेरठ में तेंदुआ और तेंदुए के 3 शावकों को देखे जाने से इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, इस बार तेंदुए के 3 शावकों को ग्रामीणों ने खेत में देखा है। तो वहीं देर रात में तेंदुआ भी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। बताते चले, ग्रामीणों ने शावक मिलने के स्थान से ही कुछ दूरी पर एक तेंदुआ होने का दावा करते हुए कुछ वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। एक वीडियो में कुछ लड़के रात में कार के अंदर से वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये किठौर थाना क्षेत्र में भड़ोली गांव पड़ता है, उसके आसपास में तेंदुआ दोबारा दिखने की सूचना मिली है। इसी क्रम में 2 दिन से पूरा रेंज के स्टाफ जो हैं अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, उसका ट्रैक रख रहे हैं, मूवमेंट कहां पर है कहां पर नहीं है, और गांव वालों के साथ संवाद करते हुए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर, कितनी टीमें लगाई गई हैं? उसमें 2 टीमें बनाई गई हैं जो गश्त कर रही हैं और ऑपरेशन करके कि मूवमेंट कहाँ पर है, किस तरफ मूवमेंट है, उस पर निगरानी रखे हुए हैं। सर, तेंदुओं की संख्या कितनी बताई जा रही है? अभी तक केवल एक तेंदुए की जो है सूचना है और उसकी पुष्टि के लिए इनडायरेक्ट साइंस वगैरह मिले हैं, कुछ वीडियोस वगैरह भी आए हैं, उसके आधार पर ही पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर की कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर बुधवार को मुजफ्फरनगर के मोहल्ला ब्रह्मपुरी गली के दर्जनों निवासियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि होली के दहन के समय 15 से 20 लड़के अचानक लाठी डंडों से लैस होकर शराब के नशे में आए और आते ही मोहल्ले में खड़ी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिसके बाद लोगों ने इस बात की शिकायत थाने में की। तो वहीं इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होता देख पूरे मोहल्ले वासियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।
ये चाहते हमने जो तहरीर दी है उस पर कार्रवाई हो और उन्हें अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ जो उचित दंडात्मक कार्रवाई वो हो, जिससे समाज भयमुक्त हो। हमारे मोहल्ले में उस दिन से इतना टेरर है, महिलाओं में, बच्चों में, कुछ लोग तो अपने काम पे भी नहीं जा रहे, वो धमकी दे के गए हैं मरने मारने की। ये चाहते हमने जो खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पंचायत चुनाव के आगाज के साथ ही जहरीली शराब का तांडव भी शुरू हो गया। आपको बता दें, बुधवार को जहरीली शराब ने 2 सगे भाइयों के साथ उनके मामा को ही निगल लिया, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। बताते चले, उदयपुर थाने के कटारिया गांव में हुई 3 मौतों के बाद इलाके में काफी दहशत का माहौल भी है। हर तरफ पुलिस और अफसरों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, तो वहीं डीएम नितिन बंसल, एसएसपी, एडीएम और एसएसपी समेत पूरा प्रशासनिक अमला और आबकारी विभाग के अपर आयुक्त भी मौके पर पहुंचकर पूछताछ करते हुए नजर आए। आपको बता दें, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रदीप की पत्नी बार बार बेहोश भी हो रही थी। आज सुबह की प्राप्त सूचना के अनुसार लालगंज तहसील के उदयपुर थाना अंतर्गत 2 लोगों की मृत्यु की हमें सूचना मिली थी और इसी थाने के अंतर्गत एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। कुल मिला के 3 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना जब मिली थी, तो जिसमें 2 सगे भाई थे और एक उनके मामा। बाद में जो जानकारी ज्ञात हुई, उनके मामा वो पता चला है। और प्रारंभिक जानकारी में परिवार वालों की तरफ से पहले किसी भी शराब के सेवन का इनकार किया जा रहा था, परंतु बाद में जब डिटेल में उनसे पूछताछ करी गई है तो शराब के सेवन की बात आई है। प्रथम दृष्टया इसकी अभी जांच कराना और पुख्ता करना इसको जरूरी है। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आपके घर में किसकी मौत हुई है? बड़का छोटका दोनों। और मामा की भी? मामा, हाँ। कैसे मौत हुई? मामा के जो ना है परसों गए हैं, जो ना सबको दारू पी के आए बाहर से, दारू पी के आए, घर में पौड़े हैं। अब हमारे आदमी कहे कि हम आज जगाऊ जिन, कल के बाद बताओ ही कहे जगाऊ जिन, हम कहे चला ठीक है ना जगाऊ, कहे माँ मूड पिरा था, माँ मूड ठोक दिया, हम ठोके लगे, मूड उन गए, मूड ठोके रात भर दिन भर ठोके। फिर इनका कहीं लाओ फोन लगा दे, कहीं फोन जी लगाओ कि हो बताओ जी, नहीं तो जो ना है काम जाए तबियत। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।